चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सेट्स को समझते हैं। सेट्स होता क्या है? सेट्स में होता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन बोले तो जैसे बहुत सारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है अगर हम किसी में जैसे एज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक सेट है, ठीक है। इस सेट्स में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं? ये 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट में। एक एलिमेंट ब्लू है, एक ग्रीन है, एक पिंक कलर का। ये 3 एलिमेंट्स जो है इस सेट में। तो ये जो है मेरा एक ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट का जो कंबाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये 3 ऑब्जेक्ट है, ये 3 ऑब्जेक्ट एक कंबाइंड कलेक्शन में, तो ये एक सेट हुआ। मतलब कंबाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ए जो है मेरा एक सेट और इसमें मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, मानते हैं अमित है, अभिनव है, ठीक है, और आनंद। तो यहाँ पे अमित, अभिनव और आनंद ये क्या है? मेरे एक सेट, यानी इन बच्चों को हमने एक सेट में रखा। फिर दूसरे सेट में अलग बच्चों को रखा, जैसे एक बी सेट बनाया, उसमें अलग बच्चों को रखा, सुहेल, रोशन और आकांक्षा, ठीक। ये 3 बच्चों को अलग सेट में रखी है। तो समझ में आया? यानी सेट ए में अलग से 3 बच्चे, सेट बी में अलग 3, यानी बच्चों का क्या किया? एक सेट बनाया मैंने। जैसे बोला जाता है ना कि एग्जाम आ रहा है, अब एग्जाम आ रहा है तो तुमको करीबन 12 सेट बनाना होगा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का 10 सेट, कैलकुलस का 11 सेट, ठीक है, कोनिक सेक्शन का 12 सेट, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। तो मैथ्स में सेट कैसे होता है? जैसे एक के सेट है, इस सेट के अंदर जो मैथ्स के नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, इनको हम लोग सेट बोलते हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट सेट के अंदर होता है, सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे हमको मतलब बताना है कि अगर जैसे रोशन, ठीक है, रोशन किस सेट से बिलोंग करता है, तो उसको कैसे लिखेंगे? रोशन बिलोंग्स टू सेट बी। जैसे होता है ना कि रोशन किस सेट का है, तो रोशन बी सेट का है, तो उसको कैसे लिखेंगे? रोशन बिलोंग्स टू, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। रोशन बिलोंग्स टू बी। अभिनव किस सेट का है, तो अभिनव बिलोंग्स टू ए सेट से अभिनव है। अभिनव किस सेट से है? अभिनव बिलोंग्स टू ए सेट। समझ में बात आ रही है? जैसे यहाँ पे अगर बोलना हो कि 5 जो है किस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो 5 जो है ए सेट से बिलोंग कर रहा है। समझ में बात आ गई है? अब ये जो सेट्स होते हैं इसको हम लोग किसी भी अल्फाबेटिकली, तो सेट्स जो होता है उसको किसी भी कैपिटल अल्फाबेट लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि बी सेट को कैपिटल बी से किए, ए सेट को कैपिटल ए से किए। समझ में बात है? लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अगर नंबर्स है या नाम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कुछ है नहीं, ऐसे ही सिंपल एक्सप्रेशन देना है कि सेट का एक एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू ए बी सी और डी। ये मेरा एक सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए बात है, ऐसे तो हम लोग सेट को किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर से दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। जैसे नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग n सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर है उसको w सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर है उसको z सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो z प्लस, नेगेटिव इंटीजर है तो z माइनस। समझ पता है? और अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर है, कोई नॉन जीरो इंटीजर है तो उसको जेड नॉट। यूनिवर्सल अगर कोई सेट है जिसको पढ़ेंगे तो यूनिवर्सल सेट को यूज है, तो n यानी नेचुरल सेट, नंबर ऑफ नेचुरल सेट, w यानी नंबर ऑफ होल सेट, z यानी इंटीजर्स, z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, z नेगेटिव यानी नेगेटिव इंटीजर, z नॉट मतलब नॉन जीरो इंटीजर्स। समझ बात है? अब यहाँ पे एक टर्म आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर, जिसको कि हम लोग n से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे इसको c सेट लेते हैं, ठीक है, सी 3 सेट दिया हुआ है, ए बी सी। अब हमको पूछना है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। अब बी सेट में कार्डिनल नंबर क्या है? तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इन बी सेट। देखो कार्डिनल नंबर तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट का? n और b। तो देखो बी सेट में एलिमेंट देखो 1 2 3 है, 3 नाम है यानी 3 एलिमेंट्स, तो कार्डिनल नंबर बी सेट का क्या हो जाएगा? 3। उसी तरीके से नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सी सेट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 5। चलिए यहाँ देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक तरीका है मेरा रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म एज इट इज सिंपल, जिसमें जैसे हम एक सेट लिए, मैं अपने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक सेट लिया। अब इस सेट का ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया सेट का। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या? सेट बिल्डर फॉर्म नाम से समझ आ रहा है कि सेट को बनाने वाला फॉर्म। तो इस सेट को बनाने वाला फॉर्म क्या हो सकता है? कुछ सोचो। जैसे ध्यान से ये जो ए है, ठीक है, ये जो ए सेट है इसके अंदर ये जो नंबर्स है ये नेचुरल नंबर्स है। हमको समझ दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स है, और हमको इसमें कंडीशन ढूंढना होता है कि क्या क्या कंडीशन लग रहा है इस सेट में, उसी से सेट बिल्डर फॉर्म बनता है। जैसे इस ए सेट में पहला कंडीशन क्या लिखा कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि ये सारे नंबर्स जो है 5 तक हैं या 5 से छोटे हैं, दूसरा कंडीशन दिख रहा है। और कोई कंडीशन दिख रहा है क्या इसमें? और कोई कंडीशन कि पहला कंडीशन के नेचुरल नंबर्स है, दूसरे कंडीशन कि ये सारे नंबर जो है या तो
5 है या तो 5 से छोटे मतलब 5 तक है या तो 5 से छोटे हैं, 5 से बड़ा कोई नंबर तो है नहीं। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, ए सेट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्या है यहाँ पे, इस सेट में जो भी एलिमेंट है कोई भी एक एलिमेंट को हम एक्स मान सकते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये हो जाएगा मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। यानी एक्स वो नंबर है जो कि एक सेट ए में एक्स वो नंबर है जो कि एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वो या तो 5 के बराबर हो सकता है यानी 5 या 5 से छोटा हो सकता है 1 से लेके 4। समझ में आता है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो यही होता है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टोटल 6 तरह का सेट होता है, क्योंकि जिसमें से मेरा फेवरेट ये तीसरा वाला, ये सेट हमको बहुत पसंद है। अब क्यों बताते हैं। पहला है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट वैसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जीरो एलिमेंट। लेकिन हर सेट का, जैसे हम बोले कि एक सेट बनाओ, ठीक, एक सेट बनाओ, एम्प्टी जो सेट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे एक सेट में कुछ नहीं है तो 5, ठीक है, 5। तो एम्प्टी या नल सेट का रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा होता है, लेकिन एम्प्टी और नल सेट हर सेट में होता है। समझ में आता नहीं है। मतलब जैसे अगर हम लिखते हैं कि एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें 1 है 2 है 3 है 10 है, 1 है 2 है 3 है 10 है, लेकिन इस सेट का एक और भी होगा, यानी हर सेट में जितना भी सेट होगा उन सारे सेट में जो नल सेट है वो इंक्लूडेड रहेगा। जितना भी सेट होगा, चाहे ए बी सी कोई भी सेट हो, चाहे नाम के साथ हो, नंबर के साथ हो, अल्फाबेट्स के साथ हो, उनमें 5 जो है एक ऐसा नल सेट है जो कि हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। तो नल सेट समझ में आ गया, ऐसा सेट जिसमें कुछ ना हो, नो एलिमेंट। सिंगलटन सेट यानी जिसमें केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल में a इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट हो गया जिसमें केवल एक ही सेट प्रेजेंट है। अब देखो यूनिवर्सल सेट को बाद में बताते हैं, पहले समझो इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स वैसे सेट्स होते हैं जिसमें एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। मतलब जैसे हमने एक सेट लिया ए, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1 2 3। बी सेट लिया, उसमें भी एलिमेंट्स हैं 3 2 1। तो यहाँ पे ये दोनों सेट्स मेरे इक्वल होंगे। ए और बी जो है यहाँ पे इक्वल सेट्स होंगे। इक्वल सेट्स क्यों होंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में है 1 2 3, ये 1 2 3 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में है और वही 1 2 3 एलिमेंट्स बी में भी है। ऑर्डर इसमें मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब चाहे 1 2 3 हो या 3 2 1 हो, उससे बहस नहीं है। ऑर्डर से कोई बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि केवल जो एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स बी में होना चाहिए, तभी उसको हम लोग इक्वल सेट्स बोलेंगे। समझ में बात आ रहा है। इक्विवेलेंट सेट्स में इससे बहस नहीं होता। इस इक्विवेलेंट सेट्स में ये होता है कि जैसे इसमें नंबर ऑफ, देखो इक्वल सेट्स में हम लोग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं कि जो ए सेट में एलिमेंट है वही बी में हो। इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखा जाता है कि अगर जैसे वो इसमें ना बस नहीं है कि इसमें कौन एलिमेंट है इसमें कौन एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट से बताना चाहिए। जैसे ए सेट में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, तो ये मेरा हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट और ये हो जाएगा मेरा इक्वल सेट। मतलब यहाँ पे समझो कि अगर एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी 1 2 3 3 2 1, यानी सेम एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे बोलते हैं कि सेट है ए, इसमें 1 2 3 और एक बी सेट है, इसमें है 4 5 6, तो ये मेरा एक इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर है ना, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। और जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे वो मेरा इक्वल सेट होगा। ये मेरा कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से क्लियर है, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे अब हम बोलते हैं कि मेरे पास एक सेट है, क्या बोले सी एक सेट। अब इस सी सेट्स में ऑल नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करता है या ऑल होल नंबर्स आ रहे हैं, तो ये मेरा क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ये मेरा क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट सेट हो गया। लेकिन अगर हम बोले कि सी मेरा एक सेट है जिसमें 1 3 10 11 ऐसे करके नंबर है, तो ये मेरा एक फाइनाइट सेट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिमिटेड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसमें लिमिटेड है, तो ये मेरा एक फाइनाइट सेट हुआ। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड है यानी इन्फिनिटी तक, तो वो मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें इन सारे सेट्स का समावेश है। अर्थात जैसे होता नहीं है कि शहर में अब यहाँ से कहानी समझते हैं। शहर में होता है ना कि जैसे सब्जी मंडी गए, वहाँ से सब्जी खरीदे,
किराना की दुकान पे गया, वहाँ से किराना का सामान लिया, दवाई की दुकान पे गया, वहाँ पे दवाई का सामान लिए, ठीक है। और भी कहीं ऐसे किसी कपड़ा की दुकान पे गया, कपड़ा लिए, ठीक है। खाने वाले दुकान पे गया, खाना खाए, ठीक है। लेकिन शहर में अगर एक मॉल खुल जाए जिसमें सारा चीज़, यानी मॉल में आप कपड़ा भी ले सकते हो, आप दवाई की दुकान पे जाके दवाई भी खरीद सकते हो, किराने के स्टोर पे जाके किराने का सामान भी खरीद सकते हो, सब्जी भी मॉल में से खरीद सकते हो, है ना। अब तो सब्जी भी खरीदा जाता है मॉल से। तो वही मॉल जो हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। जैसे हमको एक सेट है, इसमें है 1 2 3 4 5, एक सेट है मेरा बी, 1 2 3 4 5 6 10 11। अब हमको ये है कि हमको भाई ये दोनों चीज़ आप एक ही थाली में दे दो, यानी एक ही सेट में ये दोनों चीज़ को इंक्लूड कर दो, तो वो हो जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम तो इस दोनों चीज़ को अगर एक ही में इंक्लूड करना तो लिखेंगे सीधे u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 6 10 और 11। ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी, यानी सेट ए और बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट हैं। समझ में आता है। लेकिन ये होता है यूनिवर्सल सेट, जिसको कि कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। चलिए हम जानते हैं सब सेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है। जैसे हमने एक एलिमेंट लिया, कोई भी एक सेट लिखे, 1 2 3 4 5, ये एक सेट, ठीक। अब हमको इस सेट से सपोज करते हैं कि हमने क्या किया कि इस सेट से इतने एलिमेंट को छांट के अलग लिखा, यानी 1 से लेके 3 तक जो भी है इतने एलिमेंट को छांट के यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक। मतलब b इसको लिखते हैं, ठीक। b मतलब कि जैसे यहाँ पे एक सेट था, उस सेट में से हमने इतने एलिमेंट्स को छाटा और उसको छाट के एक अलग सेट b में लिख दिया। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि b इज अ सबसेट। सबसेट का सिंबल ऐसा होता है, सबसेट ऑफ a। मतलब b जो है a से निकला हुआ ही एक सेट है, यानी a का ही एक सबसेट है। समझ में आ गया होगा बात कि b क्या होता है, a का ही एक सबसेट है, तो उसी को हम लोग सबसेट कहते हैं। और इसका अगर अपोजिट कर जाए तो हो जाएगा a इज सुपर सेट ऑफ b। ये मेरा हो गया सबसेट और ये हो गया मेरा सुपर सेट। ये क्या हो गया, सुपर सेट, और वो क्या हो गया, सबसेट। सबसेट तो समझ में आ गया कि उसमें से निकला हुआ पार्ट, और जिसमें से निकलता है वो मेरा क्या हो जाता है, सुपर सेट। जैसे यहाँ पे a और b दो सेट दिया हुआ है, तो b जो है a का सबसेट है और a जो है b का सुपर सेट है, यानी b जो है वो a से निकला हुआ है तो b सबसेट, और a से b निकला है तो a क्या हो गया, सुपर सेट। समझ में आता है। तो ये मेरा सबसेट का सिंबल ऐसे होता है, सबसेट मतलब ऐसे और सुपर सेट मतलब ऐसे। सुपर सेट का सिंबल ये होता है और सबसेट का सिंबल ये होता है। अच्छा, एक चीज और पहले यहाँ पे हम बता देते हैं। पहला चीज कि फाइव जो होगा वो सारे सेट का, कोई भी सेट है, कोई भी हम सेट ले लें, कोई भी सेट ए बी सी डी ई कैसा कोई भी सेट हो, फाइव जो होगा वो सबका सबसेट होगा। जितना भी सेट होगा वो सारा जो है एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, और जितना भी सेट है वो सब अपने आप का सेट होगा ही होगा। अब कैसे देखो, जैसे एक यूनिवर्सल सेट कैसा होता है, 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ऐसा क्या। तो ये मेरा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, यानी इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो इसी में से जैसे हम एक सेट लेते हैं a 1 2 3, ये एक सेट लिए, तो ये जो a है वो इसी u में से, देखो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम अलग करके एक सेट बनाए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। वही चीज लिखा है कि a इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और इसमें एक एलिमेंट होगा 5, एक एलिमेंट मेरा क्या होगा 5, यानी कि कोई चीज कोई एलिमेंट ना हो, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इसी एग्जांपल से हम जो है समझाने का कोशिश करते हैं पावर सेट को। पावर सेट क्या होता है, देखो पावर सेट को हम लोग PA से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, PA से। पावर सेट होता क्या है, जैसे कोई भी नंबर ऑफ सेट, जैसे यहाँ पे जो सेट है, इस सेट से हम एलिमेंट्स को कितने तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको समझो, जैसे यहाँ से एलिमेंट्स को हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, एक बार तो ऐसे लिख सकते हैं कि तीनों को अलग अलग लिखें। एक तरीका ये हो सकता है कि 1 को हम 2 के साथ लिख दें, ठीक है, 2 को हम 3 के साथ लिख दें, और एक तरीका हो सकता है 3 को हम 1 के साथ लिख दें। ठीक, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका हो सकता है कि 1 2 और 3 तीनों को एक साथ लिखें, और एक तरीका है कि हम कुछ भी ना लिखें, यानी कि 5। यहाँ पे समझ में आया, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों, यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना तरीका हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 तरीका हुआ। तो इसका पावर सेट हो जाएगा 8, इसका पावर सेट क्या हो जाएगा 8, यानी 2 टू द पावर 3, यानी इसका कार्डिनैलिटी, बेसिकली पावर सेट का ये जो वैल्यू आता है ये इसका कार्डिनैलिटी होता है। कार्डिनैलिटी मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इससे फाइंड आउट कर पाए, मतलब एक पेयर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाइंड आउट कर पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सेट का कार्डिनैलिटी। तो किसी भी सेट का अगर कार्डिनैलिटी निकालना है, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर ऑफ अ सेट ए सेट का अगर पावर ऑफ सेट ए अगर निकालना है तो वो क्या हो जाता है 2 टू द पावर n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे उससे, जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3 है, तो 2 टू द पावर 3 की है तो उसका पावर सेट यानी कार्डिनैलिटी पता चल गया। उसी तरीके से अगर होता ए सेट है जिसमें नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है, तो इसका अगर हमको कार्डिनैलिटी पता करना है तो कैसे करेंगे, कार्डिनैलिटी 2 टू द पावर 5 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 5, तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा यानी कि 32। यानी ऐसे जो पेयर इससे बन सकते हैं वो कितने बन जाएंगे, 32 बन जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इंटरवल्स क्या होता है। चलिए अब देखते हैं इंटरवल्स क्या होता है। इंटरवल्स टोटल 4 होते हैं, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये सारी चीज़ों को समझते हैं। नंबर लाइन किस किस को याद है, नंबर लाइन किस किस को याद है। अब देखो हम बोल क्यों रहे हैं, जैसे हम कोई एक नंबर लाइन लेते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमने दो नंबर लाइन पे कोई भी दो डिजिट लिया, कोई भी दो नंबर ले लिए ए और बी, कोई भी दो नंबर है ए और बी। तो ए और बी जैसे नंबर लाइन पे हमने लिया, अब उसके बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे और उसमें ए और बी को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ए को इंक्लूड करेंगे बी को नहीं करेंगे, बी को इंक्लूड करेंगे ए को नहीं करेंगे, वही चीज़ जो है मेरा इंटरवल्स बताता है। अब कैसे देखो, एक एग्जांपल इसका देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ। ओपन इंटरवल को हम लोग हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे बोलना है कि क्या ओपन इंटरवल में जैसे कोई भी एक नंबर है x, कोई भी एक नंबर क्या है x, ठीक है, जो कि a और b के बीच, मतलब x जो है कोई एक नंबर है जो कि a और b के बीच में, यानी a b के बीच में x कोई नंबर जो है मेरा लाई करता है। तो अगर हम a और b को ऐसे डिनोट करते हैं यानी स्मॉल ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है कि x सच दैट a ग्रेटर देन b, मतलब x जो है वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी इस केस में a और b को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो नंबर लाइन पे इसको शो ऐसे करते हैं, ये हुआ, यानी कि खाली a और b दोनों होगा और दोनों क्या होगा, खाली होगा। साथ ही जैसे क्लोज्ड इंटरवल में ऐसे दिखाते हैं, यानी बिग ब्रैकेट जो डब्बा वाला टाइप ब्रैकेट होता है उससे दिखाते हैं बिग ब्रैकेट से। इसका मतलब होता है x सच दैट, यानी x जो है वो a के बराबर भी हो सकता है या a से बड़ा भी हो सकता है और b के भी बराबर हो सकता है या b से छोटा हो सकता है। मतलब यहाँ पे a और b को इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब x का वैल्यू a b भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू a b नहीं हो सकते क्यों, क्योंकि उनको इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है। तो जब इंक्लूड ना किया जाए तब तो ऐसे खाली वाला दो को बोला, और जब इंक्लूड किया जाए तब ऐसे भरा हुआ, तब क्या करना होगा, ऐसे भरा हुआ दो बोला होगा, उसको बोलते हैं इंक्लूडेड का सिंबल। समझ में बात है, अच्छी बात है। अब सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन इंटरवल ऐसा इंटरवल होता है जिसमें बाद वाला, यानी जैसे कि इसमें a को इंक्लूड करेंगे लेकिन b को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी पहला वाला जो नंबर होगा उसको इंक्लूड करेंगे लेकिन b को इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन 2-4 कराएंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ से सेमी ओपन यानी a को इंक्लूड करेंगे, देखो ऐसा वाला ब्रैकेट रहे मतलब इंक्लूड करना है और ऐसे वाला ब्रैकेट रहे मतलब इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर मतलब a को इंक्लूड करना होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं कि a ग्रेटर दैन इक्वल टू x, यानी a को भी तो इंक्लूड कर रहे हैं और b से क्या है छोटा है तो b को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेमी क्लोज्ड इंटरवल यानी इसमें क्या करेंगे, a को नहीं इंक्लूड करके किसको इंक्लूड करेंगे, b को इंक्लूड करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, x सच दैट a इज इक्वल टू b, यानी क्योंकि b को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं तो इक्वल टू, यहाँ पे a को इंक्लूड कर रहे हैं तो इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं तो इक्वल टू, यहाँ पे किसी को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो इक्वल टू नहीं। तो इस फॉर्मेट को याद रखना है। अब जैसे a और b जब इंक्लूड नहीं होता है तब यहाँ पे हम लोग पढ़े कि क्या होता है, खाली कटोरा। जब a और b इंक्लूड नहीं होता है तो उस केस में ऐसा खाली सा कटोरा होता है और इसके बीच में जो भी नंबर हो वो लाई करते हैं। जब a और b इंक्लूडेड होता है, यानी जब a और b इंक्लूडेड होता है तो उस केस में कैसा होता है, ऐसा
ए और बी इंक्लूडेड है, ठीक है। जब मेरा ए इंक्लूडेड होता है तो उसके लिए ए कैसे बनाते हैं, और बी मेरा इंक्लूडेड नहीं है यानी कि ऐसे, ये मेरा क्या हो जाएगा बी, यानी बी जो है मेरा इंक्लूडेड नहीं है लेकिन ए मेरा इंक्लूडेड है। सेमी क्लोज यानी ए मेरा इंक्लूडेड नहीं है, बी मेरा इंक्लूडेड है। तो सेमी क्लोज का क्या हो जाता है, ए मेरा इंक्लूडेड नहीं है यानी खाली कटोरा, और बी मेरा इंक्लूडेड। तो जहाँ पे भी बस इसका मेन यही ध्यान रखना है, मेन यही ध्यान रखना है कि इंक्लूडेड है तो ऐसा वाला ब्रैकेट होगा, इंक्लूडेड नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट होगा, इंक्लूडेड नहीं है तो ये वाला यानी स्मॉल ब्रैकेट, और इंक्लूडेड होगा तो बिग ब्रैकेट। इंक्लूडेड का साइन नंबर लाइन पे कैसा होगा, ऐसा होगा, यानी कि डॉट पूरा एकदम भरा हुआ होगा। अरे ओएमआर शीट नहीं देखते हो, ओएमआर शीट अगर खाली है मतलब नॉट इंक्लूडेड, ओएमआर शीट भरा हुआ है मतलब इंक्लूडेड। तो एक चीज वैसे ही समझो ना कि अगर डॉट भरा हुआ है, ये कोई गोला है, ये गोला अगर ऐसे 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 फिल है मतलब कि इंक्लूडेड है, और गोला अगर फिल, गोला जो है वो फिल नहीं है, खाली सर्कल है छोटा सा ऐसा टाइप, तो मतलब इंक्लूडेड नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन से ध्यान से समझो। जैसे इधर वाले है 4 क्वेश्चन, इधर वाले जितना नंबर है उसको क्या मान लेंगे ए, इधर वाले जितना नंबर है उसको क्या मान लेंगे बी। अब ध्यान से समझो, अगर केवल ऐसे ऐसे मतलब केवल जो है साइन कैसा हो, ऐसा हो, इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड नहीं है, यानी ऐसा वाला साइन हो, जैसे यहाँ पे देखो दोनों क्या है, लेस देन है, तो यानी कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। तो ए और बी इंक्लूडेड नहीं है मतलब कि -2, 4 स्मॉल ब्रैकेट, जब ए और बी इंक्लूडेड ना हो तो -2, 4, ठीक है। चलो भाई अब इसमें देखो एक इक्वल टू है लेकिन दूसरा नहीं है, यानी एक लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू का मतलब इंक्लूडेड है, यानी इंक्लूडेड है यानी -5 मेरा इंक्लूडेड है। लेस देन 4 इक्वल टू नहीं है यानी 4 मेरा इंक्लूडेड नहीं है। -6 और 1 दोनों में लेस देन इक्वल टू है, यानी दोनों मेरा क्या है, इंक्लूडेड है। -6 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। -2 और 8 यानी 8 मेरा इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू है। इक्वल टू मतलब क्या कि उसको इंक्लूडेड है मतलब वो भी ले सकते हैं, तो इक्वल टू 8 यानी कि 8 इंक्लूडेड है और -2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा -2, 8। यहाँ पर ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि ब्रैकेट से ही हमको इंटरवल का पता चलता है। अगर ब्रैकेट स्मॉल है यानी कि इंक्लूडेड नहीं, अगर ब्रैकेट बिग है यानी इंक्लूडेड है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन पे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाले क्वेश्चन को अगर नंबर लाइन पे शो करना हो तो ऐसे करते हैं, -2, 4 कोई इंक्लूडेड नहीं है तो खाली ऐसे 2 कटोरा बनाएंगे, -2 और 4 लिखेंगे। बी नंबर को देखो, -5 इंक्लूडेड है, ठीक है भाई, -5 मेरा क्या है, इंक्लूडेड है तो उसको भर देंगे -5, लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 के लिए एक जगह छोड़ देंगे। तीसरा नंबर देखो, -6 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, -6 भी इंक्लूडेड है, -1 भी मेरा इंक्लूडेड है, सॉरी -1 और -6 दोनों मेरा क्या है, इंक्लूडेड है। 4 नंबर क्वेश्चन, -2 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 8 इंक्लूडेड है, तो -2 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 8 मेरा क्या है, इंक्लूडेड। धन्यवाद है। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे हम लोग शो कर सकते हैं इंटरवल्स। चलिए अब जो है हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम बताने से पहले 2 चीज़ समझते हैं। वो 2 चीज़ है, एक है मेरा यूनियन और एक है इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन कुछ ऐसा होता है और यूनियन का साइन ऐसे होता है। ये यू नहीं है, ये यूनियन का साइन है, समझ में आता है। तो इंटरसेक्शन कुछ ऐसा होता है, यूनियन कुछ ऐसा होता है। यूनियन मतलब होता है यूनाइट यानी एक, इंटरसेक्शन मतलब होता है कि अलावा, यानी यूनाइट के अलावा जो चीज़। इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन, एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे 2 सेट हैं, ठीक है। अब दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो उस सेट का इंटरसेक्शन होगा, और जो दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में जो लिखते हैं वो यूनियन होगा। जैसे मेरे पास एक सेट है कि इसमें 1 2 3 4 बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। 1 2 3 4। अब जैसे मेरे पास एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3 4, ये मेरे पास एक सेट है। अब इस सेट के अलावा एक और सेट है बी जिसमें है 3 5 7 4, ये भी एक सेट है। तो ये जो सेट है यूनियन का जो सेट है, इस सेट का वेन डायग्राम अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। वेन डायग्राम इसका ऐसे, ये दूसरा ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। यानी जो कि ये जो रीजन है वो दोनों में कॉमन है,
ये क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये मेरा हो जाता है इंटरसेक्शन, यानी जो दोनों में कॉमन है वो हो जाता है इंटरसेक्शन। तो जैसे ए में कौन कौन एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी में कौन कौन एलिमेंट्स है 3 5 7 4। देखो अब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन एक 3 है और एक 4 है, यही दोनों में कॉमन है। तो इसका ए यूनियन बी जब लिखेंगे, ए यूनियन बी, यूनियन का साइन ऐसा होता है, तो ए यूनियन बी मेरा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 7, यानी जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही वाले खाएगा। ऐसा नहीं है कि दो बार कॉमन एलिमेंट तो दो बार लिखे, नहीं, एक ही वाले खाएगा। तो ये कॉमन एलिमेंट है वो वेन डायग्राम में किस रीजन में होगा, इस रीजन में 3 और 4। और उस वेन डायग्राम के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4, क्योंकि ये मेरा इंटरसेक्शन रीजन में आएंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है 1 2 4 5 7, ये मेरा हो गया इन दोनों सेट का, यानी ए यूनियन बी यहाँ का वेन डायग्राम में दिख गया। समझ में बता रही है ए यूनियन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो ए यूनियन बी है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब ए यूनियन बी जो होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो अच्छा एक चीज यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि इसमें ए यूनियन बी कौन सा वाला रीजन है, ए यूनियन बी ये वाला रीजन है। अगर हम ब्लैक मार्कर से लिखते हैं ए यूनियन बी मेरा ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये वाला जो बीच का पोर्शन है ये तो हट जाएगा क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन वाला है। ये कौन सा रीजन है, इंटरसेक्शन वाला, तो ये तो साइड हो जाएगा। बचा जो पोर्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जैसे ये मेरा सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। सेट ए में जो एलिमेंट्स है, सेट बी में जो एलिमेंट्स है, उसमें से माइनस करना होगा इस इंटरसेक्शन वाले रीजन को, यानी कि जैसे ये मेरा सेट ए है तो इस सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए, सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन ए यूनियन बी मेरा है तो इतना ही पोर्शन, ये वाला तो इंटरसेक्शन पोर्शन है जो कि दोनों में कॉमन है, तो इसको हटाना होगा। तो हटाने के लिए माइनस में लिखेंगे n टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। तो n टाइम्स ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन बी। समझ में आता है। अगर ए इंटरसेक्शन भी निकालना हो, यानी कि इसमें कितना एलिमेंट्स हो, इसमें कितना एलिमेंट्स होगा, तो वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। n टाइम्स ए इंटरसेक्शन भी निकालना हो, यानी कि इस रीजन में, केवल इस रीजन में कितना एलिमेंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा na प्लस nb माइनस n टाइम्स ए यूनियन बी, ये हो जाएगा मेरा। चलिए अब जो है यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर एक है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो होगा वो हमेशा बी यूनियन ए के बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो मेरा ए यूनियन बी होल का यूनियन सी होगा, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी कि जब भी ए यूनियन ए करेंगे, यानी ए का ए में ही यूनियन करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि बी मिल जाएगा, मतलब ए सेट को ए ही सेट के साथ अगर यूनाइट कर रहा है तो बी सेट तो मिलेगा नहीं, तो कौन सा सेट मिलेगा, ए ही सेट मिलेगा, तो ए यूनियन ए मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ए को हम लोग यूनाइट करें, ए यूनियन है यूनिवर्सल सेट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये यूनियन का साइन है, ये यूनिवर्सल सेट है, लिख ही दे रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन यू क्या हो जाएगा मेरा, यू, ए यूनियन यू मेरा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए को हम यूनाइट कर रहे हैं, सोचो ना यूनिवर्सल सेट पूरे यूनिवर्स का सेट है, और उसके साथ हम एक छोटा सा ए सेट को अगर यूनाइट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अच्छा, पांचवा केस है कि अगर ए के साथ हम नल सेट यानी 5 को, यानी ए के साथ हम कुछ यूनाइट ना करें, ए के साथ हम कोई भी चीज़ को यूनाइट ना करें, तो क्या मिलेगा हमको, ए ही मिलेगा भाई। ए के साथ अगर कोई चीज़ को हम यूनाइट ही नहीं कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, ए ही मिलेगा। पांचवा और छठा है कि जैसे अगर ए मेरा किसी भी, जैसे कोई मेरे पास सब बी है, ए जो है मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, ठीक, और बी मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ए जो है बी का एक सबसेट है, यानी ए जो है वो बी से ही ना निकला है, बी से इतना जो सेट है उसको छाट के एक अलग सेट बनाया ए, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। तो उस केस में जब हम लोग ए यूनियन बी करेंगे,
उस केस में जब ए यूनियन बी करेंगे तो उस केस में मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, बी आएगा भाई, क्योंकि ए जो है वो तो इसी का सबसेट है ना भाई, ये जो बी है बी ही का सबसेट है ए, तो ए को जब बी के साथ यूनाइट करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में बात है। अब इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी देखते हैं। यूनियन का इतना हो गया, अगर लिखना है तो लिख लो, फोटो खींचने खींच लो। बाकी अब इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी देखते हैं। इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी में जस्ट इसका अपोजिट है, बस ये जो साइन है ना बस उसको चेंज कर देंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, पहली प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी जो होगा और होल ऑफ ए इंटरसेक्शन वो हमेशा किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी के और बी इंटरसेक्शन सी के। समझ में बात है। अब इन सब में भी रिजल्ट को चेंज होगा, तो सब चेंज रिजल्ट बताते हैं। अगर तो अब देखो ए इंटरसेक्शन ए है, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा भाई, मेरा ए ही। जब भी दो सेट का यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, दो सेट में हम कुछ जोड़े, यानी दो सेम सेट को अगर जोड़े या दो सेम सेट में से अलग करें, हमको क्या मिलेगा, वही सेट मिलेगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, जब ए को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। अब सोचो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ सोचो। यूनिवर्सल सेट, जैसे ये सेट ए है, सेट ए तो बेचारा खुद एक सबसेट है, सेट ए जो है वो तो खुद ही एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो उसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट से। सोचो ना, यूनिवर्सल सेट मतलब कि अखंड ब्रह्मांड के भी पार का चीज है वो, तो यूनिवर्सल सेट से कोई भी चीज कॉमन नहीं लिया जा सकता है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट भी मेरा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन अगर फाइव, अब फाइव है, फाइव मतलब कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, तो फाइव यानी नील बटे सन्नाटा में से ए को अगर हम निकाल रहे हैं तो कोई फायदा है, कोई दिख रहा है आशा, ऐसा कुछ आशा नहीं दिख रहा है, तो आशा दिख नहीं रहा है तो आशा को दिखने भी मत दो, और फाइव जो है आंसर होगा। ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा, फाइव, यानी कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगा। अब ए अगर बी का एक सबसेट है, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा है, तो उसका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन मेरा आ जाएगा इसमें ए क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि देखो ए में भी मेरा 1 2 3 है और बी में भी मेरा 1 2 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यही वाला सेट है ना, ये सेट अपने आप में तो है ही, और साथ ही साथ बी में भी ये सेट है 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए जो है बी का सबसेट है, ए क्या बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में बात आई। अच्छा एक चीज यहाँ पे आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन, जैसे ए के साथ अगर इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट में कोई भी चीज कॉमन ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका वैल्यू 5 है, मतलब ए और बी दो सेट में कोई भी चीज कॉमन ना हो, तो उस तरह के सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, यानी नो कॉमन इन बोथ सेट्स ए एंड बी, जब इंटरसेक्शन करते हैं यानी कॉमन फाइंड आउट करना है। चलिए अब जो है हम लोग एक सारे का वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं, जैसे कि ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी का अगर हमको वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमको एक यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बनाना होगा। तो यूनिवर्सल सेट का डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे एक रेक्टेंगल शेप जो होगा ये मेरा यूनिवर्सल सेट का डायग्राम होता है, ठीक है। इस रेक्टेंगल एक बॉक्स बना लेना है, उसमें ऐसे यू लिख देना है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ए यूनियन बी बनाना है, तो ए यूनियन बी बनाना है मतलब कि ऐसे एक सेट ऐसे, जिसमें से ये ए हो जाएगा और ये वाला जो है मेरा बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा ए यूनियन बी हो जाएगा। समझ में पता है, ये ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, जो इंटरसेक्शन को छोड़ के जो बाकी जो पार्ट्स बच रहे हैं वो मेरा ए यूनियन बी हो जाएगा। वहीं अगर ए इंटरसेक्शन बी का बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पार्ट हो जाएगा, दो ऐसे गोला बनाएंगे, अब बस ये वाला जो पार्ट होगा ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है ए माइनस बी। अच्छा ए माइनस बी का मतलब होता है ए सेट में से बी सेट को माइनस करना। अब ए से में से बी सेट को माइनस करने का मतलब है, देखो जैसे दो सेट है, ठीक है, एक सेट है ए,
एक सेट है बी, ठीक है। अब ए में से अगर हमको बी को माइनस करना है, ए में से बी को माइनस करना है, तो ये वाला पोर्शन तो माइनस होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो माइनस होगा। साथ ही साथ ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये भी तो माइनस होगा। मतलब ए में से अगर बी को माइनस करना है तो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन और ये जो बी का बाकी बचा हुआ, ये जो बी का बाकी जितना बच गया ये वाला एरिया, ये और ये इंटरसेक्शन वाला, ये दोनों रीजन को हमको माइनस करना होगा ए में से। तो ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है ए, यानी ए में से ए इंटरसेक्शन बी को बस हटा दें। मतलब बी का तो केवल यही वाला ना रीजन आ रहा है ए में, जैसे ये जो बी सेट है, इस बी सेट का केवल ये इंटरसेक्शन वाला रीजन ही क्या हो रहा है, ए में आ रहा है। तो ए में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे तो मेरा ए माइनस बी आ जाएगा। यानी कि अगर इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो वेन डायग्राम इसका कैसा होगा, कुछ ऐसे, जैसे एक सेट ये है, एक सेट ये है, दो सेट हुआ। अब इन दोनों सेट का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये वाला बस जो रीजन होगा ये मेरा हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ए और बी, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। तो क्योंकि बी सेट को तो ए में से माइनस कर दिया तो कौन सा रीजन बचेगा, केवल ये वाला जो रीजन है, केवल इतना ही रीजन मेरा बचेगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। समझ पाते हैं। अगला है ए इज अ सबसेट बी। देखो सी जो है वो बी का सुपर सेट है और बी जो है ए का सुपर सेट है। इसका मतलब ये है, और ये सारा का सारा एक ध्यान से देखो, जितना भी हम सेट बना रहे हैं वो सारा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वेन डायग्राम में कोई भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना देना है। तो ए जो है वो बी का, जैसे यहाँ से अगर देखें तो बी जो है ए का सुपर सेट है और सी जो है बी का सुपर सेट है। ठीक है, तो इसको बताते हैं ध्यान से। सी जो होगा, अच्छा इसको उल्टा करके देखें। अच्छा इसको जैसे उल्टा करके देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा कि उल्टा करके देखना है तो देख रहे हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है। समझ में आ रहा है। मतलब जैसे उल्टा देखें तो सी जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। तो समझ आ रहा है उल्टा अगर करके बोले तो। जैसे ऐसे क्वेश्चन जो देख रहे हैं तो अभी ये दिख रहा है कि मेरा बी जो है वो ए का सुपर सेट है और सी जो है वो भी बी का सुपर सेट है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को रिवर्स करके देखें तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब सी और ए का बस पोजीशन अगर चेंज कर दे तो वैसा ही क्वेश्चन तो सेम है, साइन तो सेम ही है ना भाई, साइन तो सेम है। बस समझ ये आ रहा है कि सी जो है बी का सबसेट है, ठीक है, और बी ए का है कि नहीं। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो ऐसा होगा कि देखो ए तो इन सबसे बड़ा है, ए जो है वो सबसे बड़ा है तो ए सबसे बड़ा होगा, ए सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद बी है तो बी उसके अंदर कहीं होगा, ये मेरा बी हो जाएगा, और फिर उसके अंदर कहीं पे सी होगा। तो ये मेरा ए सुपर सेट ऑफ बी सुपर सेट ऑफ सी का इसका डायग्राम मेरा ये वाला होगा। समझ में बता रही है। हाँ। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसका तो खूब आसान है, ए जो है बी का सबसेट है, यानी कि सिंपल एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये एक मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ए जो है बी का सबसेट है, यानी बी जो है वो सबसे बड़ा है तो बी, और उसके अंदर जो है ए होगा। तो ए जो है वो बी का क्या है, एक सबसेट है। यहाँ पे हम केवल जो सेट्स होते हैं उनको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। वेन डायग्राम के अंदर जो सेट्स होता है ना उसको फिगर्स के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए कि बी जो है मेरा एक सेट है और उसी में से निकला हुआ मेरा एक ए क्या है, सबसेट है। ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे 3 सेट का यूनियन है, इसका फॉर्मूला भी होता है, वो भी अभी हम बता देंगे। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी यानी 3 सेट का यूनियन। तो 3 सेट जैसे है, अब वो वाला चीज हम नहीं बना रहे हैं, तो बना ही लेते हैं। जैसे ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट होगा, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। 3 सेट हो गया, ए बी और सी। तो इन तीनों सेट का इन तीनों सेट्स का यूनियन कौन हो जाएगा, यूनियन इन तीनों सेट्स का ये वाला पोर्शन होगा कि नहीं। ये वाला जो पोर्शन है, बस इतना ही पोर्शन मेरा इस सेट का यूनियन होगा, बाकी सारा पोर्शन तो इंटरसेक्शन में खर्च हो रहा है।
यही जो पोर्शन है, जो ब्लू लाइन हम डॉट किए हैं, केवल वही जो है मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी है ना। तो यहाँ से अब देखो हम वेन डायग्राम से ही फॉर्मूला बता रहे हैं। वेन डायग्राम से अगर फॉर्मूला देखें इसका तो क्या हो जाएगा, पहले तो तीनों जैसे एन ए यूनियन बी का जो काम किए थे ना, ए यूनियन बी में क्या किए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी किए थे। सिमिलर चीज बस यहाँ पे करना है, वहाँ पे 2 सेट थे, यहाँ पे 3 सेट है। तो पहले तो तीनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो तीनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। अब इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को माइनस करना है। अब देखो सबसे पहले हम ए यूनियन बी लेते हैं। तो ए यूनियन बी देखें तो उसका इंटरसेक्शन ये होगा, तो एक बार ये इंटरसेक्शन होगा, एक बार ये इंटरसेक्शन होगा। देखो हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक बार इंटरसेक्शन मेरा ये वाला पार्ट होगा, एक बार इंटरसेक्शन मेरा ये वाला पार्ट होगा, और एक बार इंटरसेक्शन मेरा ये वाला पार्ट होगा। समझ पा रहे हो, यानी एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, 3 पार्ट होगा। तो इंटरसेक्शन 3 का बनाएंगे, यानी माइनस में मार्कर एन टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस एन टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि हर का इंटरसेक्शन लिखना होगा, ए बी का इंटरसेक्शन, ए सी का इंटरसेक्शन और बी सी का इंटरसेक्शन। तो ए बी का इंटरसेक्शन को भी माइनस करना होगा, बी सी के इंटरसेक्शन को भी माइनस करना होगा, और साथ ही साथ एन टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी यानी ए सी के इंटरसेक्शन को भी माइनस करना होगा। और उसमें जोड़ना क्या होगा, जोड़ना बताएं, इसमें हमको ये वाला रीजन तो जोड़ना होगा ना। जैसे कैसे बताएं, जैसे यहाँ पे ये जो सेट है, जैसे ये ऐसे है ना, ये सेट मतलब जैसे ये तीन सेट है, ऐसे ऐसे और एक ऐसे, ये 3 सेट है ना। तो इन 3 सेट्स में मेरा ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन समझ पा रहे हो, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन ए बी सी, यानी ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन, ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वही ना ये वाला पार्ट है। समझ पा रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन सा, यही वाला पार्ट है। तो उसको हमको इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये तो हर किसी में से माइनस हो गया ना। जैसे जब ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किए, बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किए, ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किए, तो जब ये 3 रीजन को जब माइनस किए तो उसमें ये 3 बार माइनस भी तो हुआ। ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है वो माइनस हुआ, तो उसको एक बार के लिए क्या करना होगा, जोड़ना होगा। मैथ्स में यही है ना कि अगर इधर माइनस कर रहे हैं तो उधर भी माइनस कीजिए, अगर इधर इतना जोड़े तो इधर भी इतना जोड़ो, यही चीज़ है। इंटरसेक्शन सी, समझ में आता है। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी डायग्राम देख ही लिए कि कैसा होता है। और इसका फॉर्मूला जो है, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो दिख रहा है ना, इसका मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। ये माइनस साइन है, माइनस यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए एन टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में बताइए। तो एन टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डायग्राम ये वाला हो जाएगा, जिसमें ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सेट सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है बेसिकली, चलिए अब देखते हैं। चलिए अब देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। चलिए अब देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। देखो डी मॉर्गन्स लॉ, यही दो जो लिखा है ना, ये 2 चीज, इन्हीं 2 चीज को हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है, तो ये सी क्या है, मेरा कॉम्प्लीमेंट है। ये सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि जैसे अगर हम बोले कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी के अलावा जितना चीज होगा वो सारा मेरा क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब जैसे वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम से कैसे, देखो जैसे हमने बोला
भाई ये मेरा, चलिए अब जो है वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। जैसे ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है यू, अब इसका ए यूनियन बी कौन सा हो जाएगा? अगर दो सेट है मेरे पास ए और बी, तो इसका ए यूनियन बी मेरा कौन सा हो जाएगा? ए यूनियन बी इसमें हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? मेरा ए यूनियन बी। तो इसके अलावा जो भी है, यानी कि ये पूरा ए यूनियन बी के अलावा ये पूरा यूनिवर्सल सेट में जितना है, साथ ही साथ ये इंटरसेक्शन वाला ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी जो भी है वो मेरा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है नॉट ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का पार्ट वो नहीं है। समझ में बात आई? अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो वैसे तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट पता करना हो तो जैसे ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, सेट ए सेट बी हो गया। तो इन दोनों सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन वाला रीजन कौन सा है? ये वाला इंटरसेक्शन रीजन है। तो इस इंटरसेक्शन वाले रीजन को छोड़ के बाकी जितना पोर्शन है, यानी कि ये पूरा, बस यहाँ पे क्या छूट जाएगा? ये इंटरसेक्शन वाला जो रीजन है, यानी ये जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है इसको छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट में बाकी पूरा जो होगा वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी ए इंटरसेक्शन या ए यूनियन बी के अलावा जो भी होगा वो मेरा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में? जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कहीं लिखा है ए का कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट ए, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट बी, समझ में बता रही? ये होता है कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे यही कॉम्प्लीमेंट पे दो लॉ दिया गया था जो कि डिमॉर्गन दिए थे, तो इसीलिए इसका नाम है डिमॉर्गन्स लॉ। एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, तीन चीज वो तीन चीज क्या है यहाँ पर? देखो, जब भी ए का कॉम्प्लीमेंट बोले तो वो तो नॉट ए होगा, लेकिन ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछे, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट या फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो नल सेट है, या यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो, अब कॉम्प्लीमेंट मतलब पता है कि इसके अलावा, यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है वो ना हो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी नहीं होने, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी ए के नहीं होने का नहीं होना, यानी कि ए नहीं है तो ए नहीं है, इसके नहीं होने का कारण, इसके नहीं होने का क्या चांस है? तो है कि ए ही हो भाई। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए नहीं होना, तो और ए नहीं होना पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा, यानी नहीं होने का नहीं होना, यानी कि ए होना। उसी तरीके से फाइव का कॉम्प्लीमेंट यानी फाइव नहीं होना, तो फाइव नहीं होगा तो भाई सब कुछ होगा, यानी यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है मतलब कुछ नहीं होना, मतलब कि फाइव। तो ये तीन चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।